नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे एक व्यूअर, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, वो मौजूद हैं। इन्होंने YouTube चैनल पे हमारे वीडियो देख के कमेंट किया और कमेंट में मेरा मोबाइल नंबर लिया और उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके इन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। इनके दिमाग में हमारे वीडियो देखने के बाद कुछ शंकाएं थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी। उन शंकाओं को लेके सवालों के एक क्वेश्चन आंसर सेशन एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास बैठे हुए हैं। मेरी स्टूडियो में आपका स्वागत है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। उनके मुँह से आप सुनिए कि उनका परिचय क्या है। नमस्कार व्यूवर्स, मैं मोहम्मद जुन्नूरैन हूँ। मैं IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का सेकेंड ईयर M.Tech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और सर के वीडियोस जो कॉमन पीपल्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, फ्लैट्स और ज़मीन से रिलेटेड, खरीद और बेच से रिलेटेड, मैंने उससे काफ़ी वीडियोस देखे और उससे प्रेरित होकर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ उन लोगों के बिहाफ पे जो सर के वीडियोस देखते हैं और सर से कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं ताकि वो जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी चेक बिफोर बाइंग अ फ्लैट। किसी भी फ्लैट को खरीदने में, बड़ी सिटीज़ में, नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद जैसी बड़ी सिटीज़ में किसी भी फ्लैट को खरीदने के लिए किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए फ्लैट बेचने वाले के द्वारा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका और ये सारे व्यूअर्स को देखना चाहिए क्योंकि फ्लैट खरीदने में आदमी के पूरे जीवन की पूंजी लग जाती है। बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है कुछ परिस्थितियों में। तो अगर इतना हार्ड अर्न मनी आपने लगाया है, उधार व्यवहार लेके भी पैसा लगा के आपने फ्लैट खरीदा है, तो वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको फ्लैट खरीदने से पहले जाननी आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के बारे में कि अगर आपको किसी पर, हम बात करें फ्लैट की, अदर प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन में फ्लैट की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी विकास प्राधिकरण की सीमा में या किसी बड़े शहर में फ्लैट खरीदना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, हम इसको बात कर लेते हैं, इसको कैटेगरी कर लेते हैं, इस पर 3 भाग कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। पहला, अगर आपको फ्लैट ऐसी जगह खरीदना है जहाँ पे बिल्डिंग का नक्शा पास हो गया है, रेरा में रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये स्टेज है, अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिल्डर फ्लैट को प्रमोट कर सकता है, बेच सकता है, उनका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बुकिंग कर सकता है, वो स्टेज है, उस पर बात करेंगे। तो अगर ये स्टेज है आपकी, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब किसी बिल्डिंग का नक्शा पास होता है तो बिल्डर को उस नक्शा पास करने के अगेंस्ट विकास प्राधिकरण में कुछ शुल्क जमा करने पड़ते हैं। वो शुल्कों का अमाउंट काफ़ी होता है, डेवलपमेंट चार्ज वगैरह है, सब डिवीजन चार्ज है, लेबर सेस है। तो इतना पैसा एक साथ देने की स्थिति अधिकांश परिस्थितियों में नहीं होती है और बिल्डर ये रिक्वेस्ट करता है विकास प्राधिकरण के VC के साथ, हमें जो ड्यूज हैं उनकी किस्तें बना दी जाती हैं और किस्तों का एक शेड्यूल बन जाता है। आपको हर 6 महीने में, 3 महीने में बिल्डर की सहमति से आपको किस्तें जमा करते जाना है और जब पूरा पैसा जमा हो जाएगा तो फिर आपको नोटिस दे दिया जाएगा। तो जब किस्तें बनाने के लिए बिल्डर रिक्वेस्ट करता है, उसकी किस्तें बना दी जाती हैं, उस समय चूंकि पूरा पैसा जमा नहीं होता है तो किस्तों के ड्यूज के अगेंस्ट विकास प्राधिकरण कुछ फ्लैट्स को बंधक रख लेता है, अपने मॉर्गेज रख लेता है। तो एक परिस्थिति ये हुई। दूसरी परिस्थिति ये हुई कि प्रोजेक्ट जब पास होता है तो उसके साथ कुछ शर्तें भी सरकार की रहती हैं। वो कहते हैं कि साहब इतने आपको EWS मकान भी बनाने हैं, सरकार की शर्तों के अनुसार कुछ LIG मकान भी बनाने हैं। तो उन मकानों की निर्माण की सुनिश्चितता तय करने के लिए विकास प्राधिकरण उस फ्लैट की जो EWS LIG वो गवर्नमेंट के शेड्यूल के अनुसार बनाना उसकी आवश्यक अनिवार्यता है, वो पूरा करने के लिए उससे कुछ परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में भी कुछ फ्लैट बंधक रखवा लेता है। मतलब 2 तरह से बंधक रखे जाते हैं फ्लैट, एक तो उसके ड्यूज के अगेंस्ट और परफॉर्मेंस गारंटी के अगेंस्ट। तो जब आप फ्लैट खरीदने जाएं, निर्माण बिल्डिंग का अभी पूरा नहीं हुआ है, नक्शा पास हुआ है, रेरा में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आपको पहले ये देखना है कि आपका फ्लैट कहीं इन दोनों कैटेगरी में प्राधिकरण के पक्ष में बंधक तो नहीं रखा हुआ है। क्योंकि अगर बंधक रखा हुआ फ्लैट आप ले लेंगे तो फिर जब तक फ्लैट का पूरा पैसा ड्यूज का बिल्डर नहीं दे देगा तब तक आप फंसे रहेंगे, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। पहले तो आपको ये चेक करना है और ये चेक करना ही है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, नक्शा पास है, तो कॉमन सी चीज़ आप कर ही लेंगे। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपका फ्लैट बंधक तो नहीं है। उसके बाद मानचित्र स्वीकृत होता है, निर्माण पूरा नहीं होता, तो कुछ चुनी हुई परिस्थितियों में नक्शा जो है वो कंडीशनल भी पास कर दिया जाता है विकास प्राधिकरण से। जैसे मान लीजिए PWD के सामने रोड है और वहाँ से NOC नहीं आई, उसमें समय लग रहा है, या फायर की NOC नहीं आई, तो विकास प्राधिकरण ये कहता है कि ठीक है, हम प्रोविजनल नक्शा आपका पास कर देते हैं, जब NOC आएगी तो ये फाइनल माना जाएगा, तब तक आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हो रेरा में और फ्लैट बेच भी सकते हो।
तो अगर वो सशर्त नक्शा पास हुआ है, कंडीशनल नक्शा पास हुआ, तो आपको ये देखना है कि किन विभागों के एनओसी नहीं आई है, बिल्डर से बैठ के चेक करना है। और वास्तव में ऐसी कोई विधिक अड़चन तो नहीं कि वो एनओसी आने में दिक्कत और बाद में एनओसी नहीं आया और आपका प्रोविजनल नक्शा है बिल्डर का विकास प्राधिकरण कैंसिल कर दे। अगर एनओसी नहीं आएगी तो कंप्लीशन नहीं मिलेगा, और कंप्लीशन नहीं मिलेगा तो नक्शा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये बिल्डर से मिलकर ये समझना है कि कोई ऐसी एनओसी तो नहीं है जिसका बाद में आना संभव ना हो और नक्शे में कोई अधिक अड़चन आ जाए। ये आपको देखना है, बिल्डर से बात करके ये सुनिश्चित कर लेना है। अब बात करते हैं कि अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदना है जिसका निर्माण पूरा हो गया है, वो स्टेज है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट विकास प्राधिकरण से मिल गया है या नहीं मिल गया है। क्योंकि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी और आपको कब्जा नहीं मिलेगा और आप एक अनिश्चितता में फंस जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए आपको दो तरह से देखना है। जैसे कि नक्शा पास हुआ था, बिल्डर ने वास्तव में अगर बिल्डिंग उसी तरह बनाई है, कोई सर्वे का अतिरिक्त कवरेज नहीं किया है या ऊपर छत पर कोई अतिरिक्त तलों का निर्माण नहीं किया है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। बिल्डर से कहिए आप अपना कंप्लीशन ले लीजिए और हम फ्लैट ले लेते हैं। लेकिन अगर उसने अतिरिक्त निर्माण कर लिया है तो आपको ये देखना है कि वो अतिरिक्त किया हुआ निर्माण कंपाउंडिंग लिमिट के अंदर है या नहीं है। कंपाउंड हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि उसने 2 मंजिल कंपाउंड एक्स्ट्रा हो सकती है या सेटबैक में 2 मीटर एक्स्ट्रा हो सकता है, उसने उससे ज्यादा बना दिया है और वो 2V डिमोलिश की कैटेगरी में चला जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ्लैट डिमोलिश की कैटेगरी में चला जाए, ये आपको सुनिश्चित करना है। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस पर जारी नहीं हुआ है और आप बने हुए फ्लैट का निर्माण जिसमें हो गया उसमें फ्लैट खरीदना चाहते हैं, और अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हो गया तो सारी बाधाएं विकास प्राधिकरण पहले ही दूर कर लेता है। अगर एक्स्ट्रा निर्माण होगा तो तोड़ दिया जाएगा, एक्स्ट्रा होगा तो कंपाउंड कर लिया जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना आपको चेक करना है। दूसरा, बने हुए निर्माण में अगर फ्लैट ले रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि हर फ्लैट की नंबर्ड पार्किंग अलग अलग है या नहीं है। आप जो फ्लैट लेना चाह रहे हैं उसके लिए कोई आपकी तय पार्किंग है या नहीं, उसी में आप फ्लैट लेंगे। क्योंकि अगर तय पार्किंग नहीं होगी तो फिर कोई आदमी जहाँ जगह मिलेगा वहीं गाड़ी खड़ी करेगा, फिर रोज की लड़ाई होगी और ये आपके लिए अतिरिक्त हेडेक हो जाएगा। और अगर ये भी आप देख सकते हैं तो और अच्छा है कि जो विजिटर्स हैं उनके लिए पार्किंग का कुछ प्रोविजन किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि बिल्डिंग का नक्शा पास करते समय 10% एक्स्ट्रा विजिटर्स पार्किंग दिए जाने का प्रोविजन है। अगर बिल्डर ने वो नहीं बनाई है तो आप उससे कह सकते हैं कोई विजिटर्स पार्किंग के लिए क्या प्रोविजन है वो हमें बता दें। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें कि पूरी बिल्डिंग का एक साथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना संभव नहीं हो पाता किसी कारण से। जैसे ये विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आ रहा है। बहुत पहले बिल्डर्स ने फ्लैट बनाए थे, लेकिन प्लॉट की कीमत का पूरा पैसा विकास प्राधिकरण में नोएडा अथॉरिटी में जमा ना करने के कारण उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई और वो फ्लैट तो बना दिए लेकिन उनके नाम रजिस्ट्री नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो अपने अलॉटेज को रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में प्राधिकरण ने, नोएडा ने उनको ये छूट दे रखी कि आप पूरी बिल्डिंग का एक साथ कंप्लीशन अगर नहीं ले पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप फ्लोर वाइज ले लीजिए, कुछ फ्लैट कंप्लीट करते जाइए, लेते जाइए, ऐसे करके धीरे धीरे काम कर लीजिए। ये उनकी सुविधा के लिए अतिरिक्त उनकी मदद करने की प्रयास में किया गया है। तो दोस्तों, अगर ऐसी जगह जहां पूरी बिल्डिंग का कंप्लीशन आपको नहीं मिला है, छोटे छोटे टुकड़ों में प्राधिकरण कंप्लीशन दे रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके फ्लैट का कंप्लीशन हो गया है नहीं हो गया है, एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि पूरे बिल्डिंग का भले कंप्लीशन नहीं मिला है लेकिन पूरे बिल्डिंग की जो एनओसीज हैं वो आनी जरूरी है। जैसे फायर की एनओसी है वो पूरी बिल्डिंग की एक साथ आती है, आनी चाहिए। पॉल्यूशन की एनओसी है पूरी बिल्डिंग की एक साथ आती है, वो आनी चाहिए। और एनवायरमेंट क्लियरेंसेस है, इस तरह की और भी क्लियरेंसेस है जो पूरे बिल्डिंग की एक साथ आती है, वो फाइनल स्टेज की एनओसी आ जानी चाहिए। भले ही पूरी बिल्डिंग का कंप्लीशन ना हो, तो जो फ्लैट आप खरीदना चाह रहे हैं उसका कंप्लीशन है और पूरी बिल्डिंग की एनओसी आ गई तो आप फ्लैट खरीद सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु पर, अगर आप रीसेल में फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो क्या देखना है। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप बिल्डर से सीधे ले रहे थे, उनकी हमने दोनों परिस्थितियों की बात कर ली, लेकिन अगर आप रीसेल में किसी पुराने अलॉटी से फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि बिल्डर ने नक्शा पास कराने के बाद पहले फर्स्ट किसको बेचा था, फिर आप सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, आप कौन से नंबर पे ले रहे हैं, तीसरी बार चौथी बार बिक रहा है फ्लैट। तो बिल्डर से फ्लैट बेचने के पहले नंबर से लेकर आपके नंबर तक जितने भी सेल्स हुए, जितनी बार ट्रांजेक्शन हुए, जितनी बार फ्लैट बेचा गया है, उन सब रजिस्ट्रीज की चेन ऑफ ऑनरशिप आपको चेक करनी आवश्यक है। कोई मिसिंग चेन नहीं होनी चाहिए। सारी रजिस्ट्री एक के बाद एक को लिंक आपको मिलने चाहिए, तभी आप खरीदें। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें 90% चांसेस ये है कि वो फेक रजिस्ट्री है, आपको फ्रॉड नेट में फंसा के वो फ्लैट बेचा जा रहा है। जब तक आप पूरी चेन ऑफ ऑनरशिप बिल्डर से लेके नक्शा पास होने से लेकर आपके खरीदने तक की सारी चेन नहीं मिल जाती, तब तक आप, मेरी राय है कि बिल्कुल उस फ्लैट को ना खरीदें। ये आपको चेक करना बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात आपको ये भी चेक करनी आवश्यक है कि बिल्डर ने नक्शा पास कराया, प्राधिकरण के सारे ड्यूज, सारे पैसे जमा कर दिए, ठीक है, परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में फ्लैट बंधक कराया, वो भी
उसने काम निपटा लिया, आपने फ्लैट बना लिए जिसके लिए परफॉर्मेंस दी थी, वहां से क्लियरेंस मिल गई, तो प्राधिकरण का और बिल्डर का कोई लेना देना नहीं है, सारे क्लियरेंसेस उसने कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहीं अपने प्रोजेक्ट पर किसी बैंक से लोन करा रखा है जिसकी प्राधिकरण को भी जानकारी नहीं है और वो लोन चुकता नहीं किया है, भले उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया हो, तो अभी आपका फ्लैट ऐसा हो सकता है कि बैंक के साथ बंधक हो। तो इस बात को भी आपको चेक करना है कि प्राधिकरण से उसका लेना देना अगर सारे ड्यूज देने के बाद खत्म हो गया है तो क्या किसी बैंक से लोन तो नहीं ले रखा है, कहीं बैंक में आपका फ्लैट बंधक तो नहीं रखा है, जिसकी जानकारी प्राधिकरण को भी नहीं होती है, बिल्डर को ही होती है और आम लोगों को भी नहीं होती है। इसको जांच करना भी आपके लिए आवश्यक है। इसकी जांच करने के लिए एक सुझाव है कि आपके लिए जांच करना कठिन है आम आदमी के लिए, आप ऐसे कर सकते हैं कि जो फ्लैट आप खरीदना चाह रहे हैं उस फ्लैट पे आप थोड़ा सा लोन ले लीजिए, भले आपको लोन लेने की आवश्यकता ना हो। जैसे आपको 50 लाख का फ्लैट खरीदना है और आपके पास 50 लाख रुपए खरीदने के लिए हैं भी, तो अभी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो किसी दूसरे बैंक में बंधक तो नहीं है, तो आप अपने फ्लैट पे चाहे 5 लाख का लोन लीजिए, लोन ले लीजिए, तो लोन जब बैंक में आप अप्लाई करेंगे तो वो बैंक अपने आप से थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में काम करेगा और सारे बैंक्स में उस पूरे प्रोजेक्ट को चेक कर लेगा कि प्रोजेक्ट कहीं बंधक तो नहीं है, किसी और बैंक ने इस प्रोजेक्ट को लोन तो नहीं दिया जहां वो पूरा प्रोजेक्ट बंधक हो या कुछ फ्लैट्स बंधक हो, तो ये चेक हो जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिटर के रूप में बैंक काम करेगा। आप अपने फ्लैट को परचेज करते समय थोड़ा सा लोन लेने का प्रोविजन करती है, भले ही आपकी आवश्यकता ना हो, तो इस बिंदु से आप बच सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जिस प्रोजेक्ट में आप फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट के प्रमोटर की, बिल्डर की, आप पुराने प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस है वो भी चेक कर लें कि उसने उस विकास प्राधिकरण की सीमा में या जहां आपको पता लग सकता है कितने पुराने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनकी क्या स्टेज है, नियत समय में उसने वो काम पूरे करके हैंडओवर किए हैं या नहीं किए हैं, उसकी क्या इमेज है। ऐसे तो नहीं कि 80% काम करके सारे प्रोजेक्ट फंसा रखे हैं तो इस प्रोजेक्ट को भी फंसाने की उसकी मंशा है। अगर उसकी परफॉर्मेंस पुराने प्रोजेक्ट के ठीक है तो आप उससे बात करके सेटिस्फाई हो जाएंगे और फ्लैट आप ले सकते हैं। ये हमने इस वीडियो में प्रमुख बिंदु बताए, वैसे तो बिंदु और भी हैं, आप उसकी जो दिशा है, किस दिशा में फ्लैट लेना है, उसमें लेफ्ट सही चल रही है नहीं चल रही है, उसकी जो पॉल्यूशन से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित जिम है या नहीं है, स्विमिंग पूल है नहीं, अतिरिक्त सुविधाओं की जो बात है वो आप पर्सनल देख सकते हैं, वो टेक्निकल बिंदु नहीं है, इसलिए इस वीडियो में उनको हमने टेकअप नहीं किया है, वो आप अपने अनुभव से कर सकते हैं। इस वीडियो में उन्हीं बिंदुओं को लिए गया है जो महत्वपूर्ण है, टेक्निकल है, जो आम आदमी नहीं समझता है। दोस्तों हमें लगता है इस बिंदु पे चर्चा हो गई है, बाकी आप देख सकते हैं। अगला सवाल आपका। सर अगला सवाल एक व्यूअर्स का ये है कि उसमें 3 बिंदु हैं। अगर हम कोई प्लॉट ले रहे हैं, पहला पार्ट ये है कि अगर वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है तो हमें लेना चाहिए या नहीं, और दूसरा ये है अगर उसका लैंड यूज एग्रीकल्चरल है तो क्या हम उसको ले सकते हैं, अगर मुझे ब्रोकर या बिल्डर कह रहा है बाद में उसका लैंड यूज चेंज करवा दूंगा या वो कॉलोनी बाद में ऑथराइज्ड हो जाएगी, ये कितना सही और कितना गलत है। और अगर हम लैंड खरीद रहे हैं कहीं पे भी ऑथराइज कॉलोनी में तो उसके क्या चीज़ों की हम जांच करना चाहिए, क्या ज़रूरी है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इसमें बहुत लोग इस समय फंसे हुए। पूरी यूपी की बात करें तो लोगों ने बिल्डर के बहकावे में आकर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, अनऑथराइज्ड सब डिविजन में बहुत सारे प्लॉट खरीद के अपना पैसा फंसा रखा है और उनको ना तो प्लॉट मिल पा रहा है, अगर मिल भी पा रहा है तो उसके नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं और वो परेशान हैं। और जब पैसा फंस जाता है फिर वो रोते हैं। तो मैं पैसा फंसने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर किसी बिल्डर ने आपको ऑफर किया कि आप मेरी कॉलोनी में आके प्लॉट खरीद लीजिए, प्लॉट की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको 2 चीजें देखनी है। नंबर 1 कि उस लेआउट का जिसमें आप खरीदना चाह रहे हैं विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है या नहीं है। नंबर 2 अगर नक्शा पास है तो उसमें रेरा से अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करा रखा है या नहीं करा रखा है। इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप खरीदें। इन दोनों चीजों के बाद अगर नक्शा पास नहीं है और रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं, दोनों होना आवश्यक है। खाली नक्शा पास करा लिया, रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पूरी हैं तभी आप खरीदिए। इसके अतिरिक्त जो भी सब डिविजन हैं, जो भी कॉलोनी, सारी अनऑथराइज्ड हैं और उनमें आपको नहीं खरीदना चाहिए, किसी में भी नक्शा पास नहीं है। सर एक क्वेश्चन ये था कि व्यूअर का कि हमें कोई कॉन्ट्रैक्टर एक 4000 स्क्वायर फीट की ज़मीन सेल आउट कर रहा है, लेकिन उसकी कुल ज़मीन का एरिया 500 मीटर स्क्वायर के नीचे है और उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। लेकिन उसका कहना ये है कि हमारे पास 10 से 12 खतौनी हैं, जिसमें किसी में 4000, किसी में 5000, किसी में 6000 स्क्वायर फीट ज़मीनें हैं, तो हम सबको अलग अलग करके बेचेंगे तो हमें रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत भी नहीं है और ना हम फंसेंगे, हम आपको प्रॉपर रास्ता निकाल के देंगे। तो ये कितना सही है, वहाँ पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे आपका सवाल था कि रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना। दोस्तों रेरा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। दोस्तों रेरा की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, जो लैंड है वो डेवलपमेंट एरिया या प्लानिंग एरिया के अंतर्गत स्थित होनी चाहिए, मतलब विकास प्राधिकरण की सीमा के अंदर स्थित होनी चाहिए, तो रेरा में रजिस्ट्रेशन होगा। नंबर 2, किसी भी प्रोजेक्ट का अगर जो प्रोजेक्ट एरिया है
वो 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक होगा तो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। नंबर 2, उस प्रोजेक्ट पर न्यूनतम 8 यूनिट या उससे अधिक यूनिट बनेगी तो रेरा में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। ये 3 रिक्वायरमेंट्स है रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की। इन रिक्वायरमेंट्स को अगर कोई पूरा नहीं करता है तो वो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। मतलब क्या है कि अगर किसी का प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से कम, मान लीजिए 450 वर्ग मीटर का है, लेकिन यूनिट उसमें 8 से अधिक बनी है, 8 बनी है, तो भी उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी एक कंडीशन पूरी हो रही है कि यूनिट उसकी अधिक है। नंबर 2, अगर उसका प्लॉट एरिया 500 से ज्यादा, मान लीजिए 600 स्क्वायर मीटर है, लेकिन यूनिट उसकी 8 से कम 5 है, तब भी उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी एक शर्त पूरी हो रही है कि उसका लैंड एरिया ज्यादा है, भले यूनिट कम है। तो रेरा में अनिवार्यता सिर्फ ये है कि यूनिट 8 से अधिक हो या प्लॉट का एरिया 500 तक या 500 से अधिक है तो उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन इससे अगर कम है, मान लीजिए प्लॉट एरिया 450 वर्ग मीटर है और यूनिट इसकी 5 है, तो उसमें रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। वो बेच सकता है, लेकिन इसी तरह नहीं जैसे आपने कहा कि उसने कहा कि हमारे कुछ कचरे हम बना के कर दे रहे हैं, रेरा में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और इसके बाद दूसरा कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ दिक्कत होगी। क्योंकि रेरा में रजिस्ट्रेशन का स्टेप तो तब शुरू होता है जब एलडीए से पहले उसका अप्रूवल हो जाता है। जो एलडीए से अप्रूव्ड चीजें हैं वही तो रेरा में रजिस्टर होंगी। तो चूंकि उसने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की बात कह के आपको बहकाया है, उसने आपसे ये छुपाया है कि एलडीए से इसका या विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा पास है या नहीं है। अगर उसके रेरा के रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स के कम आता है, एरिया कम है, यूनिट कम है, तो उसके अपने सब डिवीजन प्लान को एलडीए से या संबंधित विकास प्राधिकरण से या जिस डेवलपमेंट या प्लानिंग एरिया में वो स्थित है उसकी सक्षम प्राधिकारी से नक्शा पास कराना, उसका सब डिवीजन प्लान पास कराना अनिवार्य है। ये आपको देखना है और उस देखे हुए पे भी आपको विश्वास तब करना है जब उस संबंधित विकास प्राधिकरण के या सक्षम प्राधिकारी के ऑफिस में जाके उस परमिट नंबर को आप वेरीफाई कर लें। आप वेरीफाई कर लीजिए कि रेरा में रजिस्ट्रेशन की सीमा में ये नहीं आता, छोटा है, लेकिन इसका प्राधिकरण से या सक्षम प्राधिकारी के अगर लेआउट पास है, सब डिवीजन प्लान पास है, तभी वो वैध है, उसमें आप खरीदें। अगर प्राधिकरण से पास नहीं तो वो अवैध है, किसी भी तरह न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मिनिमम प्लॉट एरिया फॉर विच बिल्डिंग प्लान सबमिशन कैन बी डन बाय डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड कंपेयर विद द बिलो स्क्रीनशॉट। ये हमारे व्यूअर ने कुछ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लिया है, उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है मिनिमम प्लॉट एरिया से रिलेटेड। तो उस वो चौथा पॉइंट उसका ये है उस स्क्रीनशॉट का, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग बिल्डिंग परमिट ऑन प्लॉट्स अप टू 100 स्क्वायर मीटर in the old build-up area of the cities has been abolished. Second point ये है, no formal approval for development authority or housing and development board is required on building plan for 100 to 300 square meter plots provided the proposed building plan is according with provision of master plan or building bylaws and certified by a registered architect as such. दोस्तों ये जो आपके 2 सवाल हैं, इन दोनों सवालों के लिए भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है, जिस वीडियो का टाइटल है एरिया अप टू 300 स्क्वायर मीटर के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने के नियम। ये इस वीडियो का टाइटल है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब आपका दूसरा सवाल है कि न्यूनतम कितने छोटे भूखंड पर मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। दोस्तों बिल्डिंग बायलॉज में ये प्रोविजन है कि नक्शा पास करने के लिए न्यूनतम 40 वर्ग मीटर का भूखंड आवासीय भूप्रयोग के लिए आवश्यक है। इससे छोटे भूखंड पर मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस टॉपिक पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ अपने चैनल पर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका टाइटल है कम से कम कितने छोटे भूखंड पर मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। अब दोस्तों आपके स्क्रीनशॉट के 2 सवाल हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला सवाल आपका ये है कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने से छूट प्रदान की गई। दोस्तों ये आपका सवाल ठीक है, बिल्डिंग बायलॉज में ये प्रोविजन है कि जो पुरानी आबादी वाले क्षेत्र हैं जिनका भूप्रयोग आवासीय, ओल्ड लैंड बिल्ट अप एरिया, लैंड यूज रेजिडेंशियल, भूखंड का साइज अधिकतम 100 वर्ग मीटर, लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि भूखंड मूल रूप से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बड़े भूखंड के टुकड़े करके छोटे छोटे करके 100 वर्ग मीटर कर लिया है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगली जो बिंदु है वो ये है कि बिल्डिंग बायलॉज के जो रिक्वायर्ड सेटबैक हैं वो भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, आगे पीछे जो भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इन 3 चीजों का पालन करते हैं तो चौथी चीज भी आपको निर्माण करते समय ये पालन करना पड़ेगा कि उस भूखंड पर 3 मंजिल से अधिक निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये 4 कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो आपको मानचित्र स्वीकृत कराने से पूरी तरह छूट प्रदान की गई है। अर्थात जो पुरानी आबादी वाले क्षेत्र आवासीय हैं उनमें इन 3 शर्तों का 4 शर्तों का जो भी डिस्कस किया वो पालन करते हैं तो आपको मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए विकास प्राधिकरण के कार्यालय में या ओपीबीएस सिस्टम पे किसी तरह जाने की या लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्डिंग बायलॉज में दर्शाए गए नियमों का और इन शर्तों का पालन करना आपको अनिवार्य है। इसलिए इसको ये रखा गया इनकी स्क्रीनशॉट में जो आपने देखा है कि आपको मानचित्र स्वीकृत करने से छूट दी गई है। मतलब क्या है
कि सरकार की मंशा है कि मानचित्र स्वीकृत करते समय जो शुल्क लगते हैं वो शुल्क से आपको मुक्त कर दिया गया है, लेकिन नियमों का पालन आपको करना है। नियम कौन से? जो अभी बताए, आवासीय में होना चाहिए, बिल्ट अप एरिया में होना चाहिए, जो नियम अभी बताए वो आपको पालन करने पड़ेंगे। मतलब शहर का नियोजित विकास करना आपकी जिम्मेदारी है, आपसे शुल्क नहीं लिए जाएंगे, इस तरह की छूट दी। सर अगला क्वेश्चन ये है कि आपका एक वीडियो था 300 मीटर स्क्वायर वाला, उस वीडियो में एक बात ये कही गई थी कि जो छूट आपने बताई अभी ओल्ड बिल्डअप एरिया, सेटबैक और सारी चीज़ें छोड़ने के बाद, तो सर अगर इसमें से एक भी पॉइंट नहीं है या कटा है या ओल्ड बिल्डअप एरिया नहीं है या सेटबैक उन्होंने नहीं छोड़ा है, तो उनके लिए क्या मुश्किल हो सकता है या उनको क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर मान लीजिए ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में नहीं है, प्लॉट आपका 100 वर्ग मीटर तक का है, यही तो एक साथ छूट गई, मतलब ओल्ड बिल्ट अप में नहीं है ये मान लिया हमने, है ना, या भूखंड का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक है ये मान लिया हमने। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमारे नॉर्मल बिल्डिंग बायोलॉजी है वो फॉलो होंगे, फिर आप छूट की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे और आपको OBPS पर नक्शा पास कराना पड़ेगा। फिर उनका परीक्षण तकनीकी बिंदुओं पर होगा, बिल्डिंग बायोलॉजी के अनुसार और मास्टर प्लान के अनुसार। मास्टर प्लान के अनुसार का मतलब उसका लैंड यूज क्या है ये देखा जाएगा, उस लैंड यूज में कितनी कवरेज मिल सकती है ये देखा जाएगा, और स्वीकृत योग्य पाए जाने पर ही स्वीकृत होगा। आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा स्वीकृत क्यों नहीं किया, स्वीकृत करना आपका अधिकार नहीं है। अगर हमारे बिल्डिंग बायोलॉजी और मास्टर प्लान के अनुसार स्वीकृत योग्य होगा तो हो जाएगा, उस कैटेगरी से बाहर है। अगला क्वेश्चन सर व्यूअर्स का ये है, एक्सप्लेन दिस with respect to minimum plot area for which building plan submission can be done by development authority। ये बिल्डिंग बायलॉज का तीसरे चैप्टर का है, भूखंड के आकार और उपेक्षाएं। आवासीय परियोजना के लिए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर तथा भूखंड की न्यूनतम चौड़ाई 3.5 मीटर होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में ये बताना है, जो बिल्डर्स या प्लॉटर्स हमें बोलते हैं कि 1000 मीटर स्क्वायर के नीचे के प्लॉट्स के हमें एरिया या नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें न्यूनतम क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर बताया गया है। तो इन दो बातों में उनका कन्फ्यूजन है कि 40 और 100 में कहाँ के लिए है। खैर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है। दोस्तों, इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ। ये जो भूखंड के आकार और अपेक्षाओं वाला 3 नंबर चैप्टर है, ये चैप्टर आपका ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया के लिए नहीं है, ये कॉमन है, जनरल है। ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया के लिए छूट मिली गई उस कैटेगरी में नहीं है। आपका स्वीकृत योग्य स्थान पर भूखंड है और 40 वर्ग मीटर तक है, तक का मतलब 40 वर्ग मीटर न्यूनतम है या उससे बड़ा है, तो फिर आपका नक्शा पास हो जाएगा। अगर स्वीकृत होने वाली और परिस्थितियां आपको सूट करती हैं, जैसे मास्टर प्लान के अनुसार या बिल्डिंग बायोलॉजी के अनुसार और रिक्वायरमेंट NOC वगैरह पूरी हो रही, तो आपका 40 वर्ग मीटर न्यूनतम क्षेत्रफल है या उससे बड़े भूखंड पर मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है। ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया के लिए ये लागू नहीं है, सामान्य परिस्थितियों के लिए लागू। सर अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बिल्डर या कंस्ट्रक्टर इन्हें फ्लैट बेच चुका है और फ्लैट बेचने के बाद 5 या 6 साल के बाद ऊपर पेंट हाउस बनाता है या एक्स्ट्रा फ्लोर बनाता है और विकास प्राधिकरण आके बनने के बाद विकास प्राधिकरण आके उसको डिमोलिश करता है उस वजह से, अवैध की वजह से, तो जो बिल्डिंग पे इफेक्ट आएगा ऊपर का फ्लोर टूटने से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, ये सवाल आपका थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब है कि जब आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो आपको पहले ये देखना है कि उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया कि नहीं हो गया। तो जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया, इसका मतलब उस निर्माण की सारी परिस्थितियां पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर कोई निर्माण होगा तो वहाँ की RWA गठित हो जाती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो RWA अतिरिक्त निर्माण करने नहीं देगी। और अगर आपने RWA के गठन के बाद और कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद फ्लैट खरीदने का मन बनाया है, तो ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कोई निर्माण किया नहीं जा सकता है, RWA कोई करने नहीं देगा। लेकिन अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने से पहले ही खरीद लिया है और उसमें एक अतिरिक्त मंजिल बनी हुई है जिसके तोड़ने की बात आ रही है, तो ये हम अभी पुराने वीडियो में भी बता चुके हैं। ये आपको खरीदने से पहले ही तय करना है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है तो निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार या कंपाउंडेड लिमिट के अंदर है या नहीं है। अगर आप खरीदते समय ये नहीं देखेंगे तो फिर आपको ये जो कठिनाई है इसका सामना स्वयं करना पड़ेगा। बिल्डर आपकी इसमें कोई मदद नहीं करेगा, विकास प्राधिकरण भी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप वैध बिल्डिंग में ही खरीदें, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसका मिल गया उसमें ही खरीदें। और अगर कंप्लीशन नहीं मिला है तो फिर आप ये इंश्योर कर लें कि जितना पास हुआ है वही बना है या जो कंपाउंडेबल लिमिट है वही बना है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, विकास प्राधिकरण इसमें कोई मदद नहीं करेगा और बिल्डर भी कोई नहीं मदद करेगा, क्योंकि उसने तो जानबूझ के गलत बनाई। आपको ये इंश्योर स्वयं करना है कि आप वैध और सही फ्लैट ही खरीदें, अतिरिक्त किए गए निर्माण जो समन योग्य नहीं है, ध्वस्तीकरण है, उसमें ना खरीदें। और अगर किसी तरह खरीद भी लिया है तो अगर मान लीजिए किसी परिस्थिति में आपने खरीद लिया और फंस गए, आपने जानकारी नहीं थी, तो तुरंत उसकी शिकायत संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को करें और उस बिल्डर को भी सूचना दें और RWA बन गई तो RWA को ही दें,
ताकि उसको तोड़ने के लिए अगर विकास प्राधिकरण ध्वस्तीकरण अभियान चलाता है तो आपकी बिल्डिंग, आपका पर्टिकुलर फ्लैट डैमेज होने में आपकी कितनी मदद कर सकता है वो विकास प्राधिकरण इंश्योर कर ले, कोशिश करेगा विकास प्राधिकरण कि आपकी डैमेज ना हो प्रॉपर्टी। लेकिन ये जिम्मेदारी आप ही की है क्योंकि आपने बिना जानकारी के फ्लैट खरीदा है। सर इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक ये है, अगर इनने फ्लैट खरीद लिया है और रहने लगे और वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया, RWA भी गठित हो गया, लेकिन उसके 3-4 साल के बाद अगर वो बिल्डर एक और फ्लोर उस पर बना रहा है बिना किसी परमिशन के, तो हम वहाँ के अगर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के निवासी, तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए कि बाद में हमें किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े? दोस्तों ये सवाल काल्पनिक है, ये सवाल उचित नहीं है। कारण ये है कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, आपने बताया RWA गठित हो गया, ये आपने बताया, लोग रहने लगे, तब उसके बाद बिल्डर निर्माण नहीं कर सकता क्योंकि बिल्डर से वो पूरी प्रॉपर्टी का कब्जा, पूरी सोसाइटी का कब्जा RW को बन जाता। उस समय मालिक RW होता, बिल्डर तो घुस ही नहीं सकता उसके अंदर। ये यूपी अपार्टमेंट एक्ट में प्रोविजन है कि RW को कब्जा मिल जाने के बाद बिल्डर का उसमें कोई अधिकार नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं घुस सकता, ना कोई निर्माण कर सकता है। इसलिए ये सवाल आपका उचित नहीं है, ये सवाल काल्पनिक है। दोस्तों मैं मोहम्मद जुनूरैन से पूछूंगा कि कोई और सवाल या कोई शंका है तो बताएं। सर आज के लिए सवाल इतने ही थे, और जो भी जवाब दिया सर ने काफ़ी कंसाइज में, काफ़ी डायरेक्ट वे में जवाब दिया। तो आप दोस्तों से भी, व्यूअर्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी भूखंड या लैंड लें और प्लॉट्स लें तो उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें, और जिस तरह से सर ने आज चीज़ों को एक्सप्लेन किया है उसके आधार पर उसकी जांच पड़ताल करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके पूरे जवाब देने की कोशिश करेंगे और उसका सटीक जवाब, सुझाव देने की हम प्रयास करेंगे। लेकिन किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अपनी जमा पूंजी लगाने से पहले पूरी जानकारी ले लें, ताकि आपको ताउम्र उस चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। दोस्तों हमारे स्टूडियो में मोहम्मद जुन्नूरैन का स्वागत है और इन्होंने आज अपने सवाल को मेरे सामने रखा, और मैं आशा करता हूं कि मेरे जवाबों से आप संतुष्ट होंगे। और जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनमें से ये सवाल ऐसे हैं जो कॉमन है। मैं समझ रहा हूं कि हज़ारों लोगों को ये सवाल होंगे। ये माउथपीस तो मोहम्मद जुन्नूरैन का है, लेकिन ये सवाल ऐसे हैं कि हर आदमी इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टकराते हैं और सबको इसका सामना करना पड़ता है। तो हमें आशा ये है कि इन सवालों के जवाबों से काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। और मैं आपसे आशा रखता हूं कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में हमें बताएं, और मैं कोशिश करूंगा आपके उन सवालों का जवाब कमेंट्स में या उनके ऊपर कोई वीडियो बना के दें, ताकि आप कहीं भी गलत हाथों में ना पड़ जाएं और आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है या मान्यता स्वीकृत करने से कोई सवाल है संबंधित, तो वो आपका इसी चैनल के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म पे हल हो जाए और आपको किसी अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे चैनल के सारे वीडियो देखते रहेंगे। दोस्तों इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज हमने अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप अपने टॉपिक के अनुसार प्लेलिस्ट सॉर्ट कर सकते हैं और अपने से संबंधित सवालों से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। प्रमुख जो प्लेलिस्ट हैं उसमें जो हमारे ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम से संबंधित है वो है, जो मानचित्र स्वीकृत करते समय किन किन विभागों की NOC की आवश्यकता होती है, इस पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको कंपाउंड कराने से संबंधित जो भी आपने बिल्डिंग बना ली है, मानचित्र स्वीकृत करने से अतिरिक्त निर्माण कर लिया तो कंपाउंडिंग बायलॉज के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और निर्माण करने के बाद अब जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने आप जाते हैं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ऊपर भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके अलावा भी डिफरेंट टॉपिक्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारे चैनल को चेक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सिर्फ क्वेश्चन से संबंधित प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आपके सवालों का जवाब उसमें मिल सकता है। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो स्वागत है आपका, आप हमारे कमेंट करके आ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, थैंक यू।